हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। इट विल बी वन शॉर्ट वीडियो जिसमें पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे जुलाई मंथ का। तो फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे वीडियोज़ का एजेंडा बहुत ही सिंपल होता है। एंड द एजेंडा इज़ गोइंग टू बी कि सबसे पहले हम लोग डेज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेज़ के बाद हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट एंड ऑबिचुअरी एवं उसके बाद मिसलेनियस सेक्शन को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन होने वाला है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं सेशन में और चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कहते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे मेडिकल प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस को मेडिकल फील्ड में बताने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। डॉक्टर्स डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो लेजेंडरी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, यानी जो सेकेंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, उनके बर्थडे को कमेमोरेट किया जा सके। और इस बार की थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इसी को मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। हमारे जीवन में चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा क्षेत्र के महत्व का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस को प्रसिद्ध डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे एवं बहुत ही रिनोड डॉक्टर थे इंडिया के, उनके सम्मान में मनाया जाता है इसे। थीम याद रखिएगा, थीम को हिंदी में विषय कहा जाता है और विषय है लेसन दी मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। आगे बढ़े तो नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी 1 जुलाई को ही मनाते हैं। पोस्टल वर्कर डे सभी के सभी लोगों को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है जो कि मेल की हैंडलिंग और उसकी डिलीवरी में जिम्मेदार हैं। अब डाक कर्मचारी ऐसे लोग जो विशेष तौर पर डाक से रिलेटेड सभी के सभी ईमेल्स को हैंडल करते हैं और उसे वितरित करने के पेशे में शामिल हैं, वो नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे उनके लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ कनाडा डे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। और ये एक स्टैचुरी हॉलीडे है, मतलब कनाडा की स्थापना हुई थी इस दिन, इसलिए ये हॉलीडे है, स्टैचुरी हॉलीडे। और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका प्रोविंसेस से टूट करके कनाडा बना था। और कनाडा डे का मतलब थोड़ा फायरवर्क्स होंगे और साल भर की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी होगी। तो कनाडा में इसे बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं। अब कनाडा दिवस का मतलब आतिशबाजी, और आतिशबाजी के साथ साथ साल की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी। अब यहाँ पे पार्टी का मतलब पॉलिटिक्स से नहीं है, यहाँ पे पार्टी का मतलब है इट्स लाइक एन्जॉयमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई द्वारा, और ये 1949 में एग्जिस्टेंस में आया। ये विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग और फिनांस बॉडी है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग और फिनांस बॉडी को भारतीय सनदी लेखाकार, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे की स्थापना का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा और वित्त निकाय है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे चलें तो आगे बढ़ करके वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ कि हमारी पृथ्वी के बाहर भी जीवन है और वहाँ के एलियंस अंतरिक्ष यानों के माध्यम से भारत में आते हैं या विश्व में आते हैं। तो विश्व में आ करके वो घूम करके भी चली जाते हैं। कई बार एलियंस को देखा गया और सबसे पहले 2001 में यूएफओ के जो फाउंडर थे अक्टन अगडोगन, इन्होंने इस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा था। और तब से लेकर के अब तक लगातार 2001 से वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ें तो यूएसए का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना, क्योंकि तब अमेरिका के अंदर संघर्ष चल रहा था आज़ादी का और अमेरिका गुलाम होता था ब्रिटेन का। अमेरिका के अंदर जितने भी इनर एलिमेंट्स थे उन सभी ने ब्रिटेन से आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और इंडिपेंडेंस डे जो अमेरिका का होता है वो हर वर्ष 4 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। देश को आज़ादी मिली थी ग्रेट ब्रिटेन से 1776 में, और इस आज़ादी के सबसे बड़े सूत्रधारों में से एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन थे।
आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड जूनोसिस डे पर डिस्कशन करते हैं। जूनोसिस एक तरीके की बीमारी है और ये पशुओं से मनुष्यों में आ जाती है। अब जितनी भी जूनोटिक डिसीजेस हैं उन सभी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 1885 में 6 जुलाई को लुई पाश्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस जूनोसिस डिसीज़ का पहला वैक्सीनेशन तैयार किया था। तो इस बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण तैयार किया गया था 6 जुलाई 1885 को। इसलिए तब से लेकर के अब तक लगातार विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता रहा है। अगला, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। लोगों को अवेयर करने के लिए एवं पॉपुलेशन कितनी बड़ी समस्या है इसके बारे में बताने के लिए ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, आज विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं की एक ही जड़ है कि नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, क्लाइमेट खराब होता जा रहा है, क्लाइमेट कंजर्वेशन पर फोकस, नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने पे फोकस, ये सभी पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से ही हैं। एंड इनफैक्ट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, भारत में भी 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लोग हैं। अब यही अगर हम 1947 में देखें तो 1947 में 33 करोड़ हुआ करते थे। 70 सालों के अंदर इतना विकास हुआ कि 121 करोड़ लोग हो गए 33 करोड़ से, और उसके बावजूद नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन भी उसी रेट पर हुआ, क्योंकि द मोर द पीपल द मोर द नेचुरल सोर्सेज आर गोइंग टू डिप्लीट। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम था। लोगों को अवेयरनेस दी गई पॉपुलेशन के इंक्रीजिंग नंबर्स को देखते हुए, और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन और क्लाइमेट कंजर्वेशन, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, दिस ऑल इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये सभी चिंता के विषय हैं और इन पर फोकस किया जाना चाहिए पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। और 2030 का एक एजेंडा भी है विच इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा। ये जो SDG है, SDG का एजेंडा भी आइए डिस्कस कर ही लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 2030 का एजेंडा कहता है कि विश्व का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जिसमें हेल्दी प्लैनेट बनाने की ओर फोकस करें। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर हम रिकग्नाइज करते हैं कि इसका मिशन क्लोजली इंटर रिलेटेड है डेमोग्राफिक ट्रेंड से, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, एजिंग, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, इन सभी से रिलेटेड। तो दिस ऑल इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड ये सभी अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट काम हैं विच इज़ डन अंडर दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन। अच्छा, आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल सिंप्लिसिटी डे क्या है। राष्ट्रीय सादगी दिवस। नेशनल सिंप्लिसिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर हेनरी डेविड थोरेयू। अब ये फेमस फिलोसफर थे, ऑथर थे और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी की लाइफ जी, और ये सिंप्लिसिटी की लाइफ जीने की वजह से इनको नेशनल सिंप्लिसिटी डे के रूप में कमेमोरेट किया जाता है, इनको याद किया जाता है। आगे बढ़ें तो पेपर बैग डे। पेपर बैग डे की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि डेली लाइफ में अगर हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करना छोड़ दें तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, और पेपर जो कि एनवायरनमेंट में ईजिली डिग्रेड हो जाता है या पर्यावरण में बहुत ही आसानी से अपघटित हो जाता है, उसके उपयोग पर फोकस करना शुरू कर दें। तो पेपर बैग डे हमारे जीवन में पेपर बैग के महत्व को पहचानता है। 1852 में इसे पहली बार पेश किया गया था। ये प्लास्टिक को बदलने और प्रदूषण को कम करने का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, बहुत ही शानदार। वर्ल्ड मलाला डे, विश्व मलाला दिवस। देखिए, मलाला यूसुफजई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तालिबान क्षेत्र, जो कि हमेशा से मिलिटेंसी का एक गढ़ रहा है, वहाँ पर वीमेन की राइट्स के लिए और वीमेन के एजुकेशन के लिए अपनी आवाज़ उठाना या अपनी आवाज़ बुलंद करना। देन उसके बाद तालिबानी बच्चियों को शिक्षा दिलवाने के लिए भरसक प्रयत्न करना, और पूरे विश्व पटल पे अपना नाम अंकित करने के बाद मलाला यूसुफजई ने 2014 में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस जीता।
और नोबेल प्राइज फॉर पीस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सिंपल, इज गोइंग टू बी रियली वेरी गुड, बिकॉज कैलाश सत्यार्थी जी भारत से एवं मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से, इन दोनों ने ये नोबेल प्राइज़ फॉर पीस जीता था। दूसरी खास बात ये कि मलाला यूसुफजई के इन कामों को देखते हुए 12 जुलाई को मलाला के नाम पर वर्ल्ड मलाला डे, क्योंकि 12 जुलाई इनका जन्मदिवस होता है। और दूसरी बात कि मलाला यूसुफजई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन की ऑनर डिग्री दी है। तो ग्रेजुएशन की ऑनरिंग डिग्री हैज़ बीन गिवन टू मलाला यूसुफजई। इनको गोली भी मारी गई थी, बट इवन गोली मारने के बावजूद ये बहुत अच्छे तरीके से अपने कामों को करती रहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के डिस्कस करते हैं बेसिल डे। बेसिल डे को फ्रेंच डे भी कहा जाता है। आइए सबसे पहला डिस्कशन इसी के ऊपर करते हैं कि फ्रेंच डे क्या है। आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअली वहाँ की डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने के लिए और वहाँ पर लोकतंत्र का शासन लाने के लिए किया गया था। अब आज आपको एक कहानी छोटा सा बताता हूँ। 1789 से लगभग लेकर के 1799 तक ये पूरा इवेंट चला। 10 सालों तक ये फ्रांसीसी क्रांति रही। चूँकि 14 जुलाई से 1789 में ये क्रांति शुरू हुई, इस क्रांति ने फिर बहुत बड़े बड़े मोड़ लिए। आगे चल करके आपको पता है एक राजा था, वो राजा बैठ करके अपने दरबार में बातें करना चाहता था दरबारियों से, और ऐसे लोग जो राजा के राइट हैंड साइड पे बैठे हुए थे वो सभी सभी राजा के सपोर्टर थे, और जितने लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए थे ये सभी के सभी राजा को नहीं चाहते थे कि राजा कंटिन्यू करें या राजा शुड रिमेन द किंग। ये जो लेफ्ट में बैठे लोग थे ये सभी के सभी डेमोक्रेसी के हिमायती थे, और जो राइट में बैठे लोग थे वो सभी के सभी मोनार्की के हिमायती थे। लेफ्ट वर्सेस राइट का कंसेप्ट यहीं से आया, और लेफ्ट वर्सेस राइट में राजा के अगल बगल बैठने वाले लोगों को लेफ्ट वर्सेस राइट के अंदर रखा गया। परंतु अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जिस तरीके से भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति में लेफ्ट और राइट का सिस्टम तो आप देख ही रहे हैं। 1789 में 14 जुलाई को फ्रांसीसी क्रांति में आए हुए एक महत्वपूर्ण मोड़ की वजह से 14 जुलाई को फ्रांस दिवस या बेसिल डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स है द हेग, नीदरलैंड्स में। अब विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व में चलने वाले न्यायिक तंत्र की प्रेवलेंस को हम लोगों को बता सकें या उसकी प्रिविलेज को हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये प्रचलित न्याय प्रणाली है जिसे मान्यता दी जाती है, और ये पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े हम तो आगे बढ़ करके हम ये जानते हैं इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ये मनाया जाता है नेल्सन मंडेला की लेगेसी को ऑनर करने के लिए, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि कितने ग्रेट पर्सनालिटी थे वो। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में एक रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। इनका दर्जा साउथ अफ्रीका में कुछ वैसा ही है जैसे भारत में गांधी जी का दर्जा हुआ करता था, और नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। जैसे अमेरिकन गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, वैसे ही अफ्रीकन गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। शुरुआती दौर में आंदोलन जब इन्होंने शुरू किया तो ये बहुत ही चरमपंथी हुआ करते थे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म के इंसान थे। बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया धीरे धीरे ये गांधीवादी विचारधारा में घुसते गए, और अहिंसा को अपना वेपन बनाते हुए इन्होंने फाइनल या यूं कहें पूर्ण रूप से साउथ अफ्रीका को गोरों से आज़ादी दिलवाई। और सबसे बड़ी बात, जितने भी रेशियल कंसर्न्स थे, यानी कि चिंता के विषय वो हैं जब व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति से बेहतर समझने लगे। तो जब जब हम लोग बात करते हैं रेसिज्म की, रेसिज्म जिसे नस्लवाद कहा जाता है, उस नस्लवाद से पीड़ित ब्रिटेन के लोगों को ठीक करते हुए साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्लस वाइट इन दोनों की जॉइंट कम्युनिटी बनाई, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फिर राष्ट्रपति भी बने,
और इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बेहतर काम भी किया। आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल इंजीनियर डे, राष्ट्रीय थर्मल अभियंता दिवस। थर्मल इंजीनियर का मतलब ये कि ऐसे इंजीनियर्स जो थर्मल इंजीनियरिंग की ब्रांच से रिलेटेड हों। जैसे कि एक थर्मल इंजीनियरिंग प्लांट में सबसे पहले पानी को ला करके गर्म किया जाता है किसी बॉयलर में। गर्म करने के बाद उसकी उठी हुई भाप के माध्यम से किसी स्टीम टरबाइन को चलाया जाता है। स्टीम टरबाइन को चलाने के बाद फाइनली वो भाप अपनी एनर्जी पूर्ण रूप से टरबाइन को देकर ठंडी हो जाती है। फिर वापस कंडेंस करते हैं, फिर उसे पानी बना देते हैं एवं अगेन उसे सोर्स के पास पहुंचाकर वापस एक बार फिर से उसे भाप बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा क्षेत्र है जिनका योगदान हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है, और इसी के लिए थर्मल इंजीनियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। और जिस तरीके से ये थर्मल इंजीनियरिंग एडवांस हुई है पूरे देश में या पूरे विश्व में, इनकी वजह से इनिशियली हमारे पास लाइट पहुंची है। क्योंकि अगर थर्मल इंजीनियर का काम देखें तो ये एक्चुअली एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर काम करते हैं। कोल के माध्यम से या न्यूक्लियर फ्यूल के माध्यम से हीट जनरेट करते हैं, तब जाकर भाप बनती है। या अगर हम कहें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो वो थर्मल इंजीनियर्स हैं। अगर हम रिन्यूएबल की बात करें या हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, तो वो सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, पावर, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों की बातें हो जाती हैं। परंतु इन क्षेत्रों में ध्यान देना अभी शुरू हुआ है। अगर हम बात करें थर्मल इंजीनियरिंग की, तो दिस हैज़ बीन लास्टिंग फॉर द सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। आगे बढ़ें तो 26 जुलाई को मनाया जाता है विजय दिवस, समथिंग विच इज़ ऑल्सो क्लोज टू माई हार्ट। कारगिल का युद्ध खत्म हुआ, ऑपरेशन विजय खत्म हुआ। ऑपरेशन विजय खत्म होने के बाद हमारे सैनिकों ने वीरता एवं पराक्रम का परिचय देते हुए 60 दिनों लंबा युद्ध लड़ते हुए पाकिस्तानी चोटियों पर बैठे हुए सभी के सभी पाकिस्तानी कायरों को भगा दिया और भारत की उन चोटियों पर पुनः कब्जा किया। ये कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए कि ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे ऊंचाई वाली प्लेस है और ये इंडिया की तरफ से सबसे ऊंचाई वाली प्लेस है। अब चूंकि जब ठंड आती है उस समय पर तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो यहाँ मैं पी लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आई। आई मतलब इंडिया, पी मतलब पाकिस्तान। अब जब ठंड खूब ज़्यादा बढ़ने लगती है अक्टूबर नवंबर के मौसम में, तो दोनों ही सेनाओं के बीच एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने अपने बेस पर वापस लौट जाएंगे और बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंडियंस 1998 की सर्दी में वापस अपने बेस पर लौट तो गए, परंतु पाकिस्तानी वापस नहीं लौटे। 1998 में ये आए, इन्होंने एलओसी क्रॉस की। एलओसी क्रॉस करने के बाद जाकर के बैठ गए इंडियन बंकरों पे। और मार्च में थोड़ी बर्फ पिघलने पर जब भारत की सेना की पेट्रोल पार्टी इधर घूमने गई, तो इन पाकिस्तानियों ने, जो कि भारतीय चोटियों पर बैठे थे, इन्होंने उस पेट्रोलिंग पार्टी को पकड़ा। पेट्रोलिंग पार्टी को पकड़ने के बाद उसके साथ ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद कैप्टन सौरभ कालिया, हु वाज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ कारगिल वॉर, उनकी आंखें नोच ली, उनके दांत उखाड़ दिए, बहुत गंदे तरीके से ब्रूटली टॉर्चर करके उनकी डेड बॉडी बहुत ही म्यूटिलेटेड कंडीशन में भारत को लौटाई थी। और दिस लेड टू द फुल फ्लेज्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द एरिया ऑफ कारगिल। और उसके बाद 60 दिनों के युद्ध और भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के परिणाम स्वरूप हमने पुनः उन सभी चोटियों पर कब्जा कर लिया जिन पर पाकिस्तानी आ गए थे, और पाकिस्तानियों को मार के उनके एरिया में भगा दिया। दिस वॉज वॉट दी वॉर ऑफ कारगिल। और जब जब ऑपरेशन विजय की बात होती है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कारगिल। और याद रखिएगा, ये कोई पहला ऑपरेशन विजय नहीं है इंडियन आर्मी का। ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी का 1971 भी चल चुका है, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करके पाकिस्तान से तोड़कर पूर्वी पाकिस्तान को नया नाम दिया बांग्लादेश, और उसे एक नए देश के रूप में पूरे विश्व में मान्यता दिलवाई। 1999 कारगिल विजय दिवस या कारगिल का भी सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन विजय कहलाता है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर
इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था, और ऑपरेशन तलवार ये इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। इस तरीके से कारगिल के युद्ध में हमारी तीनों वायु, जल एवं थल सेनाएं वर देयर ऑन टोज, और वो पूरी तरीके से तैयार थी किसी भी तरीके की आने वाली समस्या से निपटने के लिए। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेशनल पेरेंट्स डे भी 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं हम। राष्ट्रीय अभिभावक दिवस अपने बच्चों के प्रति माता पिता के बिना शर्त प्यार को पहचानने के लिए, या बिना शर्त प्यार को रिकग्नाइज करने के लिए मनाया जाता है। नेशनल पेरेंट्स डे की अगर हम बात करें, आपको पता है बच्चे मन के सच्चे और पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा, तो पेरेंट्स के नेचर, पेरेंट्स के वेल अच्छे तरीके से हमें रखने और हमें जीवित रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की बात करें, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए बताया जाता है ताकि एनवायरनमेंट को वो लोग हेल्दी रखें। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। आगे बढ़े तो इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये टाइगर्स को कंजर्व करने की एक बहुत बड़ी मूव है, क्योंकि टाइगर एक टाइम ऐसा था कि ये एक्सटिंक्ट प्रजाति बन चुका था। इफ़ वी टॉक अबाउट 2005, तो 2005 में मात्र 1411 टाइगर्स बचे थे इंडिया में, जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले थे। इफ़ वी टॉक अबाउट 2019 एंड 2020, तो अभी भारत में जो बाघों की संख्या है वो 2967 है। 2019 में 2967 बाघ हैं भारत में, जिसमें से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, 528, याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम लोग कि प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन 1973 बाय द वे। और 1973 से हम लोग टाइगर को बचाने की एक जद्दोजहद और कवायद में लगे हुए हैं। आइए यहाँ पर सबसे पहला डिस्कशन ये करते हैं कि युगांडा बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट REDD प्लस रिजल्ट्स एंड इट पेव्स वे फॉर पेमेंट्स। REDD प्लस रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे रिजल्ट्स प्रस्तुत करना जो एनवायरनमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हों, और युगांडा ने पहली बार ऐसा किया है। अब देखिए, मतलब पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है। अब देखें, सबसे विशेष तौर पर जो बात है उस पर फोकस किया जाए तो REDD प्लस नॉर्म्स पर जब जब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं, REDD प्लस नॉर्म्स पे, REDD प्लस नॉर्म्स पे, ये एक्चुअली एक ऐसे नॉर्म्स हैं जिन पर एनवायरनमेंट के ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन की बात होती है। अब देखिए, जब पहली बार ये बात की गई विशेष तौर पर कि जो REDD प्लस है युगांडा का, उसमें इन्हें पेमेंट किससे चाहिए, तो जो एमिशन रिड्यूस करने की बात है डिफॉरेस्टेशन एवं फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से, है ना। तो देखिए, reducing emissions from degradation and deforestation, उस पर अफ्रीकन कंट्री युगांडा ने टॉप किया। एंड नाउ युगांडा सेज दैट इट इज़ गोइंग टू पे वे फॉर पेमेंट्स,
अच्छा, रशियन वोटर्स ने बहुत ही ओवरवेलमिंगली प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को वोट किया और कहा कि 2036 तक लगातार व्लादिमीर पुतिन इस रोल पर बने रहेंगे जहां पे वो ही विल बी एंजॉइंग द पोस्ट ऑफ he will be enjoying the post of president of रशिया। ठीक, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ रशिया? क्या आप जानते हैं? रशिया की करेंसी है मॉस्को, सॉरी, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है यहाँ की रूबल। आगे बढ़े। एडीबी बिकेम द ऑब्जर्वर ऑफ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। एडीबी के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, 1967 में इसको बनाया गया। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो भारत में विशेष तौर पर लोन देने में कभी पीछे नहीं हटता। इसके जो लोन हैं दे आर वेरी वेरी एडवांस्ड और भारत उन्हें लेता ही रहता है जब जब ज़रूरत पड़े। तो फिनेंशियल सिस्टम को ग्रीन करने के लिए एडीबी ने यह कार्य करना शुरू किया। एडीबी का हेडक्वार्टर्स है मंडालुयोंग में, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। इसके करंट हेड यानी कि इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु आसाकावा जो कि जापान के हैं, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अशोक लवासा हैं, वो भारत के हैं। एवं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो समीर कुमार खरे हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग दी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इंडिया और अफगानिस्तान ने मिल करके 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए ताकि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके। अब देखिए, विशेष तौर पर जब हम फोकस करते हैं कि हम भारत को किस तरीके से या भारत की टेक्नोलॉजी को आगे चल के किस तरीके से दे सकते हैं, तो उसमें ये नाम आता है। नाउ द थिंग इज़ कि अफ़गानिस्तान इंडिया का बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है और अफ़गानिस्तान को हम लोग जितना उससे ट्रेड करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसे दे करके रखते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि चाइना जैसे देश जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर चलते हैं उनके जैसे हम किसी देश को लूट लें। इट इज़ंट गोइंग टू बी लाइक दैट। बट हाँ, इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर के 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइन किए। इसके पहले वैक्सीन मैत्री के मिशन में अफगानिस्तान तो शामिल है ही, क्योंकि अफगानिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, वैक्सीन इन्हें भी मिल रही है। दूसरी खास बात यह कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और करेंसी बताएंगे आप लोग कमेंट करके। देन जीन कास्टेक्स को बनाया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। अब देखिए, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, वो तो हैं ही। अब उसके अलावा नए प्राइम मिनिस्टर जो होंगे फ्रांस के वो होंगे जीन कास्टेक्स। फ्रांस के बारे में इमैनुअल मैक्रों वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, करेंसी है वहाँ की यूरो, और वहाँ की राजधानी है पेरिस जिसे फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये विश्व की फैशन कैपिटल। यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंसमेंट किया कि यूएस विड्रॉ कर लेगा डब्ल्यूएचओ से जुलाई 2021 में। ये बड़ी न्यूज़ थी क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितना भी ग्रांट्स कंट्रीज़ को दिया जाता था उनमें देने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा यूएस का होता था। यानी कुल मिलाकर यूं कहें कि जो डब्ल्यूएचओ के पास एलोकेटिंग फंड्स का पूरा भंडार है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ है और यूएस के बहुत सारे फंड्स भी उसमें रखे हुए हैं। अब अगर फंड्स का दुरुपयोग तरीके से इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा तो उस समय पर डेफिनेटली यूएस बैकड्रॉप करना चाहेगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने बैकड्रॉप तब कर लिया जब डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। अभी बैकड्रॉप की जैसा कोई सीन नहीं है, इनफैक्ट वापस आना चाह रहा है क्योंकि सत्ता पलट चुकी है और जो बाइडेन सत्ता में आ चुके हैं। आगे बढ़ें तो अगला डिस्कशन ये है कि जेएलएल की लेटेस्ट ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आई है और इंडिया की रैंक है 34th। देखिए, रैंक इंडाइसेस इंडेक्स आपको सिर्फ 3 महीने पहले तक की याद करनी होती हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता। परंतु
JLL की लेटेस्ट ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया को 34वीं रैंक दी गई, 34th पोजीशन, और यूके ने कर लिया है टॉप। मालदीव्स की अगर बात करें तो मालदीव्स श्रीलंका ने मिल करके मिजल्स और रुबेला इन दोनों वायरसेस के सभी एक्टिव केसेस खत्म कर दिए हैं और वायरस की पॉसिबिलिटीज को भी। अब 2023 का जो टारगेट रखा गया है वो लंबा टारगेट था, उसके पहले ही मालदीव और श्रीलंका ने इस फीट को अचीव कर लिया। WHO ने एक पैनल बनाया ताकि कोविड-19 पैंडमिक के हैंडलिंग को रिव्यू किया जा सके। विशेष तौर पर इस ग्रुप को बनाया गया है बाय द वे, और आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कहानी है। WHO का ये जो ग्रुप था, इसके अध्यक्ष टेड्रोस को ही बना दिया गया था। कोविड-19 के पैंडमिक को देखने के लिए वो चाइना भी पहुँचे। चाइना के वुहान शहर में इन्हें घुसने ही नहीं दिया गया। और कमाल की एक बात थी WHO के बारे में भी। ADB की बात करें, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, और उसके साथ साथ एजुकेशन अबव ऑल, इन दोनों ने मिल करके एक जॉइंट प्रोजेक्ट चलाने का फैसला किया है जो कि 100 मिलियन का होगा। और इस 100 मिलियन के जॉइंट प्रोजेक्ट में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था जिसका नाम था फे, और यह आया था न्यू जर्सी में, अमेरिका में। पीपल्स एक्शन पार्टी ने रजिस्टर कर दिया था एक बहुत ही कंफर्टेबल विन, और ली सैन लूंग सिंगापुर के तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने, थर्ड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। अच्छा, इसके अलावा इंडिया विश्व के एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट यानी मत्तरला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं चलाएगा। अब इस पे भी एक डिप्लोमेसी थी जिस पर हम अभी फोकस करते हैं कि डिप्लोमेसी कुछ ऐसा कह जैसे श्रीलंका के अंदर जितना एयरपोर्ट का सिस्टम है, उस एयरपोर्ट के सिस्टम में कुछ डेवलपमेंट तो चाइना ने भी किए हैं, बिकॉज चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना ने। चाइना के इस इन्वेस्टमेंट के बाद फाइनली बहुत ज़्यादा सदमे में था श्रीलंका, बिकॉज चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत चाइना ने ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे करके, बहुत लंबे इंटरेस्ट पर लोन दे करके श्रीलंका को ये कह दिया था कि हम 99 सालों तक इस पोर्ट से हटेंगे ही नहीं, और अगर कोई 99 सालों तक ना हटे इसका मतलब 100वें साल में पोर्ट वो उसी का हो गया। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम था विच वॉज नॉट सुटेबल फ्रॉम श्रीलंकाज पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवेज, हम यहाँ की बात करें तो मत्ताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे भारत रन करता था, अब उस एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट को भारत भी रन नहीं करेगा, याद रखिएगा। एंद्रेज डूडा री इलेक्शन में जीत गए और पोलैंड के राष्ट्रपति बनकर के उभरे। याद रखिएगा। अब देखो, पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी समझ लीजिए, और साथ ही साथ पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, ये भी याद रखिएगा। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो। और यहाँ की करेंसी तो ज़्लॉटी है, ये भी याद रखिएगा। वैसे इसे लॉटी बोलते हैं, बट ZLOTY, लॉटी, दिस इज़ दी करेंसी। आगे बढ़ते हैं। एंद्रेस डूडा री इलेक्शन तो जीत ही गए। मेडलाइन स्वीगल यूएस नेवी के पहले ब्लैक फीमेल फाइटर पायलट बने 110 सालों की हिस्ट्री में। 110 सालों की हिस्ट्री में आज तक कोई भी यूएस नेवी में ब्लैक फीमेल फाइटर पायलट नहीं हुई थी, लेकिन मेडलाइन स्वीगल ब्लैक फीमेल फाइटर पायलट बनी और इन्होंने यूएस नेवी का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 110 सालों से बना हुआ था। आगे बढ़ें तो आगे बढ़कर हम डिस्कस करते हैं कि फिच ने भारत का, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए कि कितने प्रतिशत से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने वाली है, कितने प्रतिशत से कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक होने वाली है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पुराना डेटा याद रखना है। इसलिए आपको फिच की ये ग्रोथ प्रोजेक्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है।
अब आइए अगला डिस्कशन करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन का सपोर्ट 15 करोड़ वाइबल एमएसएमईज को दिया। अब जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की एक लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। इस लिस्ट के अंतर्गत सबसे पहली बात कि अगर 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो आप माइक्रो हो। अगर 5 से लेकर के 75 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो आप स्मॉल हो। और अगर आपका 75 से लेकर के 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस हो। इस तरीके से ये एंटरप्राइजेस की लिस्ट है। अब एनीवेज आगे बढ़ें तो आपको पता है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या क्या ही बातें करें, जितनी बातें करें उतनी कम है। विश्व बैंक के ऊपर जब जब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं, एक तो पहली बात ये कि विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई, एक बहुत ही बड़ी बॉडी, और वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व को फिनेंशियल सर्विसेज देता रहता है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया था 1944 में। 1944 में वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी जो करंट हेड है, इसकी करंट हेड का नाम है, करंट हेड हैं डेविड मालपास हैं। मुझे वो आईएमएफ वाली याद आ रही थी, आंटी क्रिस्टनीला जॉर्जीवा। एनीवेज, स्विगी ने लॉन्च किया है डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी, और ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया। अब स्विगी मनी के माध्यम से स्विगी यानी कि जो खाना मंगवाने की वेबसाइट है उसमें आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। स्विगी मनी में आपकी पेमेंट करने में कोई इशू नहीं होगा। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के ये पार्टनरशिप करी गई है और ये कमाल की पार्टनरशिप है। इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है 6.4% से, ऐसा केयर रेटिंग्स ने कहा है। इस पर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए। एचडीएफसी ने बैंक ने लॉन्च किया है ई किसान धन एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स, यानी कि ई किसान धन एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को अपने लोन रेगुलेट करने में एवं फिनेंशियल सर्विसेज लेने में सहायता मिलेगी। एचडीएफसी बैंक ने जिप ड्राइव ऑफर की। ये एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन है जो अपने कस्टमर्स को ये देगा। केकेआर जो कि सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी कंपनी है, सऊदी अरेबिया की इस बड़ी कंपनी ने 54% स्टेक्स जेबी केमिकल और फार्मास्यूटिकल में खरीदे हैं। आगे यस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स लॉन्च किया। इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू बहुत ही जल्दी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट मिल सकेगा। और यस बैंक आपको पता ही है कि ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि बहुत ही लंबे समय से भारत में ऑपरेट करता आ रहा है। अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखें तो आपको पता है कि यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार इज़ द सीईओ। 6 मार्च 2020 को ही चुने गए थे ये। फाउंडर थे इसके राणा कपूर। 2004 में यस बैंक को फाउंड किया गया था। 2004 में यस बैंक वॉज फाउंडेड। एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है ये। फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है भविष्य सेविंग्स अकाउंट, ये माइनर्स के लिए। अब देखिए, भविष्य सेविंग अकाउंट्स माइनर के लिए होगा, तो जितने भी माइनर्स हैं वो सभी अपना सेविंग अकाउंट खुलवा के और बेसिकली इस बात पर फोकस कर सकेंगे कि पैसा बचाना कैसे है। अदरवाइज बच्चे जनरली पैसे खर्च कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट। उनके अंदर हमें सेविंग्स की हैबिट को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर के पार्टनरशिप करी है करूर वैश्य बैंक ने, और साथ ही साथ अल्ट्राटेक की सब्सिडरी ने पूरे के पूरे स्टेक चाइनीज सीमेंट फर्म को 129 मिलियन में बेच दिए। कैबिनेट ने 12,450 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज़न 3 स्टेट रन बिजनेस कंपनीज में किया है, जिनमें जनरल इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड।
वगैरह शामिल हैं। कैबिनेट ने ये इसलिए किया क्योंकि कंपनी घाटे पे चल रही थी, और घाटे पे चलने वाली कंपनियां कभी भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं कर सकती। इसलिए कुल मिला के इसे कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग टाइप का नाम दे दिया जाता है, कि एक तरीके से पुनर्गठन, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डबल लोन दे कर करता है। अगर इसे ऐसे समझें, मान लीजिए मैंने 10 रुपये SBI से उधार लिए और उन 10 रुपयों को मैंने खर्च किया, परंतु मेरे पास अभी भी 5 रुपये और अगर होते, मैं अपने प्लांट को अच्छे से रन करवाने लग जाता। मैं गया बैंक के पास, वापस मैंने उनसे 5 रुपये और मांगे और उन्होंने मुझे लोन के तौर पर दे दिए, क्योंकि बैंक वालों को भी समझ में आ रहा था कि काम इसका उलझा हुआ है सिर्फ 5 रुपये की वजह से। तो फाइनली 10 तो मेरे पास थे ही, 5 के बाद मशीनरी आ गई और प्रोडक्शन शुरू हो गया। दैट्स हाउ द बैंक्स प्ले अ कैलकुलेटेड रिस्क। आगे बढ़े, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU CBDT और सेबी के बीच में साइन किया गया। CBDT का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ब्रोकर्स या ऐसे लोग विच आर एसोसिएटेड विद दिस कैपिटल मार्केट सिस्टम और दे आर नॉट पेइंग द डायरेक्ट टैक्स by one or the other reasons, then there is a problem and that needs to be rectified. तमिलनाडु ने मार्केट बोरोइंग जो भी स्टेट्स के बीच हुए हैं अभी तक, उन सभी में टॉप किया है 2020-21 में। और सेबी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसका हेड करेंगे उषा थोराट जी। अध्ययन करेगी ये कि म्यूचुअल फंड्स कैसे हेड किए हुए हैं मार्केट में। गूगल ने इंडिया का डिजिटाइजेशन फंड इशू किया, यानी कि 75,000 करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट किए जाएंगे, ऐसा सुंदर पिचई ने कहा है। और ये इंडिया के डिजिटाइजेशन फंड होंगे। इंडिया को एक रैंक ऊपर चढ़ने का मौका मिला और अब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर हो गया है यूके में। यानी सोचिए कि यूके में एक समय यूके वाले हम पे राज करते थे और एक समय है कि जब हम यूके वालों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्वालकॉम वेंचर्स की बात करें तो 730 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए इसने जियो प्लेटफॉर्म में, 0.15% के स्टेक्स खरीदे हैं। इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। वीज़ा एक सिक्योर ई-कॉमर्स सर्विसेज के लिए लॉन्च किया गया है एवं यूएस इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2019-20 में भी। गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए देकर के 7.7% स्टेक्स खरीदे जियो के। और नाबार्ड ने एक स्कीम लॉन्च की थी 5,000 करोड़ एलोकेटेड टू कंप्यूटराइज PACS। तो नाबार्ड ने एक स्कीम लॉन्च कर दी कि अब सभी के सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम एलोकेट करेंगे। श्रीकांत माधव जी, श्रीकांत माधव विद्या, श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में चार्ज लिया। IRDAI ने एक ग्रुप बनाया टू फाइंड स्पेस फॉर सेलिंग सिक्योरिटी बॉन्ड्स विच वॉज हेडेड बाई G श्रीनिवासन। और चोला MS जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट कर रहे हैं V सूर्य नारायणन को नया MD। इंजेति श्रीनिवास को IFSCA का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। NHRC ने मिल करके एक एक्सपर्ट स्टडी ग्रुप बनाया है जो कि KS रेड्डी द्वारा लीड किया जाएगा और इसमें कोविड-19 के इम्पैक्ट को ह्यूमन राइट्स के ऊपर देखा जाएगा। सीजो कोरुविला जॉर्ज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंटर कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। लग्जरी राइड ने मिल करके सुखवीर सिंह के साथ ब्रांड एम्बेसडर का साइन करवा लिया। IRDAI की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में। इसके करंट हेड हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। और इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल की अध्यक्षता की सुरेश माथुर जी ने। मनोज कुमार नंबियार री इलेक्ट किए गए MFIN के चेयरपर्सन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये MFIN कहलाता है। ADB ने इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को अपना नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया एवं हेमांग अमीन ने CEO एवं BCCI बताया। अवार्ड्स की बात करें तो कृतिका पांडे ने 2020 में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता। पुलिट्जर प्राइज की बात करें तो सिद्धार्थ मुखर्जी बाजी मार ले गए। प्रोफेसर राज चेटी 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट्स के बीच में। दो एग्रीकल्चरलिस्ट
यानी एग्रीकल्चरलिस्ट प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले, ये दोनों मिल करके एक ग्रुप में उसे लीड करेंगे, विच हैज़ बीन द फूड समिट ग्रुप। और ये फूड समिट ग्रुप वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, याद रखेंगे। दिल्ली स्कूल गर्ल है फ्रेया थकराल, उसको प्रेस्टिजियस डियाना अवार्ड मिला है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी के लिए, तो ये भी कमाल की न्यूज़ है एक। और साथ ही साथ कंबोडियन एनजीओ ने रिसीव किया है डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड SVRI। तो इतनी सारी न्यूज़ है जो हम लोगों ने जुलाई मंथ की डिस्कस की, एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया भी होगा। IOC को मिला EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020, इंडिया की बटालियन को मिला यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड 2020, हिमाचल प्रदेश के नदाऊं पुलिस स्टेशन को वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशंस ऑफ इंडिया कहा गया। नेशनल मीडिया क्लब प्रेसिडेंट सचिन अवस्थी को प्रेस्टिजियस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया लंदन में। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर ची लुपो को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2020, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को ऑनर किया गया विद पॉल हैरिस फेलो। NTPC इंडिया की बात करें तो NTPC इंडिया ने एक प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता। इसरो के चीफ सिवान को नेम किया गया 2020 वॉन करमन अवार्ड रेसिपिएंट बाय IAA। और छत्तीसगढ़ के CM दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहते हैं, एंड हाउ विल इट बी डन थ्रू IT मोड। एवं लेजेंडरी हॉकी प्लेयर अशोक कुमार, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर अशोक कुमार जी, इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मोहन बागान फुटबॉल क्लब के लिए। ओके, so this was we are up to, we'll meet in the next session, thank you।